अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद तूरी और आप मेरा शो देखते हैं हर इतवार शाम 7 से लेकर 8 बजे के दरमियान। और बहुत तमाम दोस्त जो कि अक्सर पाकिस्तान से ये शिकायत करते हैं कि आप हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से भी टाइम बताया करें। जी, पाकिस्तान में सुबह सुबह 2 बजे और हिंदुस्तान में होते हैं दोपहर के 2 बज के 30 मिनट। और जो हमारे यूरोपियन में हमारे फॉलोवर्स हैं और जो कि साउथ अमेरिका में हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं और मैं उनको अक्सर बोलता हूँ कि यार ये टाइम बता दो फिर कॉल करूँगा। बहरहाल वो तमाम दोस्तों का जो मैसेज करते हैं, शो के बाद भी मैसेजेस करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और शो लाइक करने का। तो मैं आप कहूँ कि जो आपको फीडबैक देते हैं, आप यकीन करें वो फीडबैक से ये लगता है कि वाक़ई हम कुछ ऐसे टॉपिक्स ला रहे हैं जो आप लोगों को पसंद है। लास्ट टॉपिक भी आपने बहुत पसंद किया और पिछले 5 साल से आपका और मेरा जो रिश्ता है थ्रू इस टेक्नोलॉजी, थ्रू इस शो, वो तो अमेज़िंग है। हम दुनिया की नेशनली हो या इंटरनेशनल हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो, जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं, हम उस पे बात करते हैं और उसके इश्यूज़ पे जो है उसके हल की तरफ जाते हैं और उसमें आप सबको भी शामिल करते हैं और आपके कंसर्न शामिल करते हैं कि आप लोग इस मामलात में या ऐसे इश्यूज़ को किस तरह देख रहे होते हैं। मेरा ताल्लुक कराची से है। हूँ तो मैं पख्तून लेकिन कराची में पैदा हूँ, कराची में बड़ा हूँ। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि यार तुम हो पख्तून और फिर बोलते हैं मैं कराची का हूँ। जी, मैं बावजूद 1954 में कराची आए और कराची में फिर मेरी पैदाइश हुई, मेरी पूरी फैमिली कराची से है। तो मैं पख्तून भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं कराचीज़ भी हूँ, मैं सब कुछ भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ लेकिन फिर भी दिल तो हमेशा धड़कता है कराची के साथ और जब भी मैं कराची जाता हूँ तो अक्सर खुशी होती है कि यार मैं अपने शहर में जा रहा हूँ, उस शहर में जा रहा हूँ जाके मेरे बचपना और फिर जवानी जवानी तो खैर अभी भी है। लेकिन वो जो यंग एज की जो ए एक टाइम वो तो वहाँ गुज़रा है और 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में 10 साल के बावजूद भी तो यहाँ पे जब भी कोई कराची का मिलता है, तो हम कराची की बातें करते हैं। कराची की वो होटल्स की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो चाय पिया करते थे। उन ग्राउंड्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन जब मालूम होता है कि अब तो ना ग्राउंड है, ना वो होटल्स हैं। चलो होटल तो चलो मानते हैं, लेकिन जब ग्राउंड्स का सुनते हैं कि वो ग्राउंड नहीं है, तो दुःख होता है क्योंकि उन ग्राउंड की वजह से हमारी बहुत सारी दोस्तियाँ बनी और वो दोस्तियाँ इतनी मज़बूत रही और अभी तक है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा सिर्फ़ वास्ता क्रिकेट के मैदान की हद तक था, लेकिन वो मैदानों से भी जब बढ़ गए आगे, फिर दोस्तियाँ और अभी तक पिछले 10 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हम कराची की बात करते हैं। कराची पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर, कराची की ऐसी एक अट्रैक्शन है जैसे अगर मैं कभी केवीके जाता हूँ, नॉर्दर्न एरिया जाता हूँ या इस्लामाबाद जो मेरे भाई-बहन इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि यार आप इस्लामाबाद में सब कुछ है। हर एक अपनी जो है शहर की अपनी खूबसूरती है, लेकिन जो मज़ा कराची का है ना वो कहीं पे नहीं है। लेकिन कराची की जब हम न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं, जो हालात देख रहे होते हैं, तो कराची के कुछ इश्यूज़ भी हैं और उस इश्यू पे कुछ लोग खामोश हो जाते हैं और वो जो है आगे जाके बात कर रहे हो सॉरी बात नहीं करते हैं, कहते हैं चलो यार जैसा है तो वैसा ही है और आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कराची से मोहब्बत तो करते हैं, कराची की इश्यूज़ भी नोट करते हैं, लेकिन उसपे खामोश भी नहीं रहते हैं, कहते हैं नहीं, ये मेरा शहर है, अगर मैं खामोश हुआ या मैं खामोश रहा, तो फिर ये मसले हल नहीं होंगे और वो कराची के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो हर एक की अपनी कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि भई ये तो आगे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं इनको तो बड़ा शौक है कुछ बनने का, कुछ लोग तो मतलब मुख्तलिफ-मुख्तलिफ की बातें। पहले-पहले तो जब सबसे ज़्यादा मसला होता है अपने घरों वालों से होता है कि यार बहुत सारे काम करने को हैं, ये मसला क्या है, इस पे क्यों बात करनी है? अगर अगर वो जो है बात करने वाला या करने वाली अगर फीमेल हो, तो उसके लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कि वो इस तरह की इश्यू उठाए और इतने बड़े शहर के इश्यूज़ और एक यंग लड़की जो उनको जिस वक़्त जो है अक्सर अमूमन जो है जो फीमेल होती है वो कंसर्न उनका होता है फ्यूचर के बारे में, स्टडी के बारे में, हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन वो अगर सबसे हट कर एक काम करे कि नहीं, मुझे इस शहर के बारे में सामने आके बात करनी है, मुझे अपनी राइट्स की बात करनी है, अपनी से मुराद उस वो जिस इलाके में रहती है वहाँ पे तो कोई मसले भी शायद ना हो, लेकिन पूरी कराची की जब बात आती है, चाहे वो औरंगी टाउन हो, चाहे वो कुरंगी हो, चाहे वो मलीर कैंट हो, चाहे वो नाज़िमाबाद हो, चाहे वो कराची का कोई भी इलाका हो, जब उसकी बात हो, वो कहती है कि हम आवाज़ होके सामने आना है और हमें बात करनी है। तो फिर मेरा जैसा बंदा ऑस्ट्रेलिया से दूर भी रह के ये सोचता है कि वाक़ई ये बंदी है या ये शख्सियत है जिसकी आवाज़ में या इनकी बातों में कोई दम है, इनसे बात की जा सकती है। मेरा जैसा बंदा फिर ये सोचता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नौजवान जो है वो इस तरह भी हैं, जो अपने शहर के बारे में और अपने इलाके के बारे में, जो इलाके के चेंजेज़ हैं उनके बारे में इतने ज़्यादा सीरियस हैं और वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे हालात में जब आप इस तरह के हालात में जब बात करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि आप पूरे दिन बाहर रहते हैं और आप उन माफ़िया के साथ पंगा लेते हैं, जो माफ़िया इन सारे काम को बिगाड़ने वाले हैं। जी, आज मेरी मेहमान है
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, प्रोफ़ेशनली वो टीचर हैं और टीचर के बारे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेक्चर देने में माहिर होते हैं, तो अब ये लेक्चर जो है वो चाहे वो सब्जेक्ट का हो या चाहे हमारी हुकूक का हो, कोई माने या नहीं माने, माशाल्लाह ये है, ये इनको एक्सपर्टीज़ है कि जब बात करती है तो इनके पास नॉलेज होता है। इनके अलावा व्लॉग्स वगैरह बनाती रहती है, कराची से इनका ताल्लुक है और कराची के साथ-साथ जब हम कराची की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो है एक बात आती है कि कराची कायज़म का मज़ार, कराची जो है वो रोशनियों का शहर, कराची वो शहर जिस पे प्राउड करते हैं और जब हम लोग कराची की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। बहरहाल हमें जॉइन किया है कराची से अंबर दानिश ने। खुशामदीद अंबर दानिश, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से साजिद शो में को टाइम देने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत जो है मशकूर हूँ और वन्स अगेन खुशामदीद मेरे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत शुक्रिया इतने डिटेल इंट्रोडक्शन का और सराहने का। बहुत मशहूर हूँ मैं आपकी कि आपने सराहा और कांटेक्ट भी किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया दोबारा से कुछ बात करने के लिए, कुछ गपशप करने के लिए, कुछ कराची पे डिस्कस करने के लिए, कुछ पुरानी बातों को याद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आपके शेयर की बात करें, कुछ मेरे शेयर की बात करें। अगर हम बिल्कुल। आप और मैं की बात करें तो हो सकता है कि हमारे इख्तिलाफ़ात बढ़ जाए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारे शेयर की बात करें, जिस शेयर की रहने वाली आप हैं, जिस शेयर के रहने वाला मैं हूँ। अगर हम उनकी बात करें तो बिल्कुल। हो सकता है आप कराची के उन इलाकों से हो जहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है मेरा बैकग्राउंड कुछ इलाकों से जहाँ पे शुरू से ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर हम मिल के बात करें और कराची की बात करें तो मेरा ख़्याल से कि सारे जो है मसले हल होंगे। आपकी तरफ आते हैं वो हमारे तमाम दोस्त जो कि ऑस्ट्रेलिया में आप फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं, उनकी आसानी के लिए जैसे मैंने ज़िक्र भी किया कि आप भी व्लॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, प्रोफ़ेशनली आप टीचर हैं। इनके अलावा आप क्या-क्या करती हैं? आपका क्या मशाग़िल है? अच्छा, टीचिंग की फ़ील्ड में मेरा आना कोई 4 साल पहले हुआ था। उससे पहले मैं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि थोड़ी शादी थोड़ी जल्दी उम्र में हो गई थी। उसके बाद अपनी पढ़ाई मैंने मुकम्मल करी और फिर मैंने ज़ाहिर है कुछ काम करने का शौक था कि अजीब घर पे जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो लगा कि कुछ अब काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट फ़ील्ड शायद एक माँ के लिए टीचिंग की फ़ील्ड होती है, जिसमें आप थोड़ा-सा आपको घर मैनेज करने का भी टाइम मिल जाता है, अपने बच्चों को देखने का भी टाइम मिल जाता है। तो वहाँ से मैंने इब्तिदा की थी। वो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अभी भी काम कर रही हूँ जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जिस जगह काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, तो ज़ाहिर है उनके साथ अभी तक मुंसलिक हूँ मैं। व्लॉगिंग में आने का मेरा इत्तेफ़ाक कैसे हुआ, उसकी एक बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं कोई बहुत सालों से कोई सोशल वर्क नहीं कर रही हूँ। कोई 2 ढाई साल पहले की बात है कि एंकर हैं फैसल कुरैशी, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। कराची के लिए बड़े उन्होंने उन्हें मददगार उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, हमेशा बात की है। उनके शो में हमेशा कराची के लिए एक जगह होती थी, भले वो लाहौर चले गए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि कराची में जब कोई हैपनिंग होती है, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत चलती रहती थी कराची पे कोई पे, हालात हाज़िरा पे कोई उनका शो आया तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड। तो कुछ गुफ्तगू उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ इश्यू होता है या छोटा-मोटा कोई चीज़ नज़र आए तो एज़ अ पब्लिक फोरम जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है उसमें पब्लिक फोरम में मैं कुछ उनको भेजती रहती थी। तो वहाँ से वो चीज़ें शायद लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने मुझे खुद ये सजेस्ट किया कि मतलब मेरी बात में बहुत कन्विक्शन है, तो मुझे बोलना चाहिए और इसको जारी रखना चाहिए। तो उस वक़्त मुझे हैरानी भी हुई कि मैंने कहा मुझे कौन सुनेगा, मतलब मैं तो एक अननोन इंसान हूँ। कभी-कभी बोल लेती हूँ, चलिए सही है, लेकिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बहरहाल अ, छोड़ बात को मुख्तसर करूँगी तो बस उनके कहने पे समझे मैंने अपना पेज बना डाला और एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया। कैमरा लेके जब खड़ी हुई तो लोगों ने बड़ा मज़ाक भी उड़ाया मेरा। अब मेरे अपने घरवालों ने शायद थोड़ा बुरा मनाया। मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, मेरे शौहर, मेरी दोस्त हैं कि जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, कम से कम कर रही हो। तुम्हें अपने शहर में कोई खराबी नज़र आती है तो तुम उसको एड्रेस करती हो, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि हर तरह के लोग होते हैं आपके रिश्तेदारों में भी। तो वो जब कभी मुलाकात होती थी तो वो कैमरा होल्ड करके वो मेरा मेरा मज़ाक भी उड़ाया करते थे, तो मैं इग्नोर कर दिया, चलो सही है, खैर है। ज़ाहिर है आप जब कोई अनयूजुअल चीज़ एक बिल्कुल ही जिस घर से आ रहे हो जहाँ पे सब घर में रहते हैं, तो लोग हैरान होते हैं। खैर उसके बाद बनाते-बनाते पहले मैं सिर्फ़ सोशल इश्यूज़ पे बात करा करती थी, जो जनरल इश्यूज़ होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो कि बहुत मतलब ज़ाहिर है तकलीफ़ दा इश्यूज़ भी हैं, लेकिन मेरे दिल को शायद जहाँ मुझे लगता है ना कहीं ज़ुल्म हो रहा है,
वो वाले टॉपिक्स मुझे दिल चाहता है कि वही टच करने चाहिए, जहाँ लगता है कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुझे उस पर बात करनी चाहिए, वेप्स अगर कॉमन हो रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए, या आपको शहर में कोई खराबी नजर आ रही है, रोडें टूटी हुई नजर आ रही है, इस पे बात करनी चाहिए, अगर कहीं बिल्डिंग गिर जाती है तो इस पे बात करनी चाहिए, या दुनिया में जो भी मसाइल हो रहे हैं, करते 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 लोगों को समझ आने शुरू हो गए, और मेरे पेज पे लोगों ने मेरे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, और फिर मुझे लगा, एक वक्त आया जब मुझे लगा कि आई थिंक मेरी आवाज अब सुनी जा रही है, और हाई टाइम है, जो मेरे दिल को लगता है वो मेरे शहर और आपके जो शहर है उस पे बात की जाए। क्योंकि एक वक्त था जब मैं जो जो लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कभी मैं उनको बताया करती थी कि ये प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर है हर कोई सुन के छोड़ देता है, लेकिन आपका इशू एड्रेस नहीं हो पाता। When I thought कि why not I should have start from my platform when I am having this page, तो मैं इसी पे बात करना शुरू करूँ। तो वहाँ से बस समझो कि शुरुआत हुई, और कराची के इश्यूज पे भी बात करते चले गए, पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं उस पे भी बात करते चले गए। अच्छा, अमूमन जैसे कि आपने जिक्र किया कि शादी के बाद आपने एक स्टार्ट किया इश्यूज की बात की, अमूमन तो एक कॉन्सेप्ट है मर्दों का कि शादी के बाद जो औरतें अगर मैदान में आती है तो वो औरतों के हुकूक, मर्द के खिलाफ बहुत सारी जो है एक कैंपेन या मुझे आज़ादी या इस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन आपने टोटली मुख्तलिफ जैसे होते हैं ना, एक बड़े लेवल पे जो है आपने पूरे शहर की बात की, आपने अपने टाउन की बात नहीं की, अपने यूसी की बात नहीं की, और आपका ताल्लुक टीचिंग से अपनी एजुकेशन सेटिंग पे ज़्यादा होने के पूरे हर मसाइल पे जो है कह सकते हैं कि उस सब की बातें करना शुरू कर दी। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो ख़ास तौर पर आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो ससुराल हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट कितनी आपको शुरू-शुरू में थी, या बाद में आपने उनको कन्विंस किया कि नहीं ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने घरवालों को कन्विंस करें कि ये चीज़ें ज़रूरी है। जब घर वाले कन्विंस होंगे तो बाद में एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि हाँ, मेरे बाद में कुछ है तभी तो ये कन्विंस हो गए। इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने पहले दिन कैमरा उठाया था ना, पहला क्लिप बनाने से पहले मैंने अपने शौहर से इजाज़त ली थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, "ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो और कोई इश्यू वाक़ई एड्रेस कर सकती हो, जो इस शहर के लिए अच्छा है, जो कहीं न कहीं किसी को फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो ज़रूर करो। मतलब काम ऐसा हो जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ अपने लिए आपने करा, या मतलब कोई और ऐसा काम।" तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी। लेकिन शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बाय द टाइम इतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे शौहर हमेशा मेरे साथ एक सीसा बिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। एक होता है ना, आपको जब घर से सपोर्ट होती है ना, तो फिर आप किसी का सोचते भी नहीं है कि कोई आपको क्या कह रहा है। आप मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल से, मेरे शौहर की तरफ से मुझे कोई मनादी नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि उनको पता है कि काम जो हो रहा है वो इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए हो रहा है, और अच्छे वे में हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है। कोई मसला है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है जहाँ कहीं न कहीं किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इसलिए सही। ऐसा कोई हर्डल मैंने महसूस नहीं किया। अच्छा, अंबर दानिश साहिबा, कितने अरसे से कितना वक़्त हुआ आप ये सारे जो है इश्यूज़ पे, व्लॉग्स या इस पे काम कर रही हैं? वही, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है, मुझे 2 साल हुए हैं। जी। मेरे पेज को बने हुए 1.5 साल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फॉलोइंग मुझे आ चुकी है, और काम क्योंकि मैंने फैसल कुरैशी के साथ शुरू किया था, तो हुँ। उनके पेज पे शुरू में जो व्लॉग्स, जो उनके पर्सनल व्लॉग्स होते थे, ज़्यादातर सियासी इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ ही होते थे। तो उसमें सही। कहीं न कहीं सेगमेंट में, और जो व्लॉगर्स हैं उनके साथ मैं होती थी, या उनके शोज़ में बात करने के लिए मेरे मेंटर हैं, उन्होंने जितना मुझे गाइड किया है चीज़ों में, मतलब एक होता है ना कि मुझे कैमरे की डायरेक्शन पकड़ना भी ठीक से शुरू में उन्होंने ही सिखाई थी, जिसका मैं सारी ज़िंदगी उनकी मशहूर होंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बन गई आगे जाके, तो उसके पीछे वजह वही होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। मुझे नहीं पता था। मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक आम इंसान थी, घर पे हुआ करती थी, एक जॉब स्टार्ट की थी, छोटा मतलब वैसे ही इश्यूज एड्रेस करने के लिए सिर्फ कैमरा उठाया था, बट उससे जरूरी नहीं होता कि आप कहीं जाके सोशल, इतने बड़े बड़े सोशल इश्यूज पे बात करने लगे कि वहां आपको लाइफ थ्रेटनिंग वाली धमकियां भी आनी शुरू हो जाए। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगी कि लोग मेरी बात सुनना शुरू हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा। तो जो भी हूँ, मेरे मेंटोर है उनकी वजह से हूँ, और अपनी घर वालों की सपोर्ट और अपने मियाँ की सपोर्ट की वजह से हूँ। थैंक यू। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपसे सिलसिला जारी रहेगा कराची और कराची।
जी, अंबर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी अंबर दानिश से उनकी जर्नी के बारे में और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में। कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे दोस्त हैं पहली दफ़ा दानिश को सुन रहे हैं। कराची में और पाकिस्तान में तो अंबर दानिश का एक नाम है, सोशल मीडिया पे जो है अक्सर लोग जो है इनको फ़ॉलो भी करते हैं, और माशाल्लाह इनकी जो फ़ॉलोवर हैं उसमें ना सिर्फ़ आम लोग हैं, वो लोग भी हैं जो कि इस वक़्त किसी न किसी ओहदे में हुकूमत का हिस्सा हैं। तो अंबर शो से पहले, सॉरी ब्रेक से पहले जैसे हमारी बात हो रही थी और आपने थोड़ा ज़िक्र भी किया, कराची के बारे में अगर हम लोग बचपन की बात करते हैं और तो जब लोग छोटे थे तो अक्सर जब गाँव चले जाते थे तो गाँव में हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे जो ननिहाल वहाँ पे, तो वो बड़ा प्राउड फ़ील करते थे कि यार हमारे कज़न कराची से आए हैं, और हम लोग भी बड़ा प्राउड फ़ील होता था कि हम कराची शहर से हैं। ड्रामों वगैरह में अगर हम कराची को इस तरह पेश किया जाता था, जो हकीकत भी थी। एक ऐसा शहर था जैसे एक पाकिस्तान के अंदर एक अलग दुबई जैसा हो, जैसे एक बड़ा नाम तक के लोग कराची से हैं। और जो लोग कराची उन दिनों आते थे तो ये कराची की जो खूबसूरत इलाके हैं, हॉक्स पे और उन दिनों के क्लिफ खान वगैरह और मुख्तलिफ जो हमारे खूबसूरत इलाके हैं, तो वो आते थे और प्राउड फ़ील करते थे कि हम कराची से होके आए हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमने देखा और अपनी ज़िंदगी में ही देखा, कोई सुनी-सुनी बात नहीं है कि हमने कराची के अच्छे टाइम भी देखा, जहाँ बिल्कुल। पे कोई मसले नहीं है। सुबह जब हम लोग स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो हम देखते थे रोड्स वगैरह की सफाइयाँ हो रही है, और सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती थी, पानी का छिड़काव वगैरह होता था, और ग्रीनरी वगैरह नज़र आती थी। और वो उन दिनों जो कराची की ट्रांसपोर्ट थी, वो तो समझिए कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट थी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, जो सरकारी नहीं थी, जो आम लोगों की तरफ से। कारोबारी अगर देखें, कराची कभी बंद होता ही नहीं था। चाँद रात यहाँ के वो देखो या किसी भी टाइम देखो, अगर हमें कोई शॉपिंग करने जाते थे, तो आधी रात को घर से निकलते थे और शॉपिंग करके आ जाते थे। ट्यूशन अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरी जो ट्यूशन टाइमिंग थी वो रात के 12 से लेकर 1:30 बजे तक थी। उससे पहले टीचर फारिग ही नहीं थे, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर थे। तो कराची एक ऐसा शहर था, लेकिन फिर हमने कराची को देखा। कराची को हमने देखा कि कराची के हालात चेंज हो रहे हैं। कराची के जो हालात जो हमने देखे हैं, तो शुरू में जो सबसे पहले टारगेट किया, कराची को कौमों को तक़सीम कर दिया। कराची को तक़सीम कर दिया ज़बानों की बेस पे, और कराची को तक़सीम कर दिया जो रंग नस्ल पे, और ख़ास तौर पर जो हमारे टाउन सिस्टम पे जो तक़सीम किया। अगर एक इलाके से कोई मतलब जीतता है, तो वो अपने इलाके में भी देख रहे हैं कि यार ये मेरे मुल्की का है कि नहीं, ये वहाँ पे काम हो रहा है, दूसरे इलाकों में काम नहीं हो रहा है। फिर हमने ऐसे हालात भी देखे कि अगर डिफेंस वाले बाहर निकल रहे हैं अपने हुकूक के लिए, तो बाकी लोग खुश हो रहे हैं, चलो मम्मी डैडी वाले बच्चे भी बाहर आ गए। या अगर कोई उरंगी या बल्दिया वाले लोग कहीं मिल जाते थे, अच्छा छोड़े यार, ये तो उरंगी बल्दिया वाले किसी और इलाके के रहने वाले हैं। तो ये इतने सारे जो अप्स एंड डाउन कराची में हुए, और सारे लोग खामोश रहे और हम देखते हैं, और आज कराची के देखने तबाह हो चुका है। तो थोड़ा-सा बताइए कि पूरे कराची, वो तमाम दोस्त जो कराची से बाहर रहने वाले हैं, और वो हो सकता है सोचते होंगे कि यार आखिर हुआ क्या है कराची को, जो ये लोग अभी इस पे व्लॉग्स बना रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं। तो वो तमाम दोस्त जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो कराची के उन दिनों की थोड़ा बताइएगा जो कराची के अच्छे टाइम हुआ करते थे, और आज के कराची के कौन-कौन से मसाइल हैं, जिसकी वज़ह से आप भी बाहर आ गई और आपको भी अभी फ़िक्र होनी शुरू हो गई? बिल्कुल, साजिद देखें कराची दुनिया का एक तो आपको पता है 7वें नंबर का बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटी है और ये वो वाहिद शहर होगा शायद दुनिया का जिसमें 1960 में ट्राम्स चला करती थी, सही है ना? सर्कुलर रेलवे का सिस्टम हुआ करता था। अब था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें अब यहाँ नहीं हैं। जो अब तो वो नामो-निशान भी नहीं है। नामो-निशान भी नहीं है, शुरू होने का सुनते आ रहे हैं हम कुछ सालों से कोई 10 साल से सुन रहे हैं कि शायद दोबारा से सर्कुलर रेलवे ट्रेन शुरू होगी लेकिन नहीं हुई है। तो वो शहर जहाँ 1960 में ट्राम सिस्टम और आपका सर्कुलर रेलवे सिस्टम आ गया था, तो आप हिसाब लगाएँ कि कितने साल अब गुज़र चुके हैं, कोई 40 साल गुज़र चुके हैं। तो अब तक यहाँ कितनी तरक्की हो जानी चाहिए थी। उन बेस पे जैसे कुआलालंपुर शहर हो गया मलेशिया का, शायद उस तर्ज का कराची को अब तक बन जाना चाहिए था। दुनिया के जितने बड़े शहर आप ले लें, सब ने बाय द टाइम इन्हीं सालों में तरक्की की है, इन्हीं 40 सालों में। तो कराची को भी इसी हिसाब से कराची का पेस रहना चाहिए था कि वो तरक्की करता चला जाता, इकोनॉमिकल हब कहलाया जाता था। आपका पोर्ट सिस्टम यहाँ पोर्ट है यहाँ पे और सारी तिजारत यहाँ से हुआ करती थी, सारी इंडस्ट्रीज कराची में हुआ करती थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो भी अब यहाँ से लाहौर या दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं ज्यादातर, बहुत कम इंडस्ट्रियल एरिया है जो अब यहाँ रह गया है। तो जब हमारा बचपन गुजरा है, मैं 85 की पैदाइश हूँ, तो मेरा बचपन भी बहुत बेहतर गुजरा है, सही है, हालात बुरे होने की तरफ जा चुके थे, लेकिन मैंने उस एक ज़माना ऐसा भी था जब मैंने बाहर भी खेला है अपने दोस्तों के साथ, हम लोग पार्क खुद से चला जाया करते थे, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा हमारे साथ हो, इतनी आज़ादी हम लोगों को हुआ करती थी
कि हम जी दुकान से चीज लेने चले जाया करते थे और हम पार्क में खेल के खुद आ जाया करते थे, बड़े भाई के साथ चले गए, आई थिंक इतना काफी होता था कि खेल कूद के आ गए, सही है ना। अब वो जमाना नहीं रहा, मेरे बच्चों को नहीं पता कि खुद से बाहर जाना भी कोई चीज होती है, कि उनको इतनी आजादी मिल सकती है कि वो अकेले घर से बाहर कदम भी रखते हैं, मतलब घर से बाहर कदम रखने अकेले, वो घर से नीचे उतरते हुए भी उनको 10 बार इजाजत लेनी होती है, ज्यादा से ज्यादा अगर वो साइकिल चलाने भी जा रहे हैं तो उनके वालिद साहब उनके साथ होते हैं अपनी साइकिल पे, तो अकेले अब ना छोड़ने वाला एक एलिमेंट खत्म होता है बच्चों को। अगर खुदा ना खास्ता छोड़ते हैं तो आपने देखा है कि किस तरह के हादसा हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, रेप केसेस हो जाते हैं, कोई एक चीज नहीं है जो होती हो बच्चों के साथ, और एक डर जो इतने सालों में, इन 40 सालों में हमारे दिलों में बैठ गया है, वो अपनी जगह है। तो बहुत अच्छा वक्त जब पार्क हुआ करते थे अच्छी हाल में, वो भी हमने देखा है। जो बड़े पार्क हैं, चाहे मैं सफारी पार्क की बात कर लूं, हिल पार्क की बात कर लूं, अलादीन अम्यूजमेंट पार्क अब भी है लेकिन उस हाल में नहीं है जो मेरे बचपन के जमाने में हुआ करता था। या कायद आजम के मजार भी मुझे याद है कि उस टाइम तफरी के लिए जा सकते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी कुछ पिछले साल शायद मेरे बेटे ने अपनी उर्दू की किताब में कायद आजम के मजार के बारे में पढ़ा, तो उसको बहुत शौक हुआ कि उसको वो देखना है, तो उसने मुझसे बोला कि चलना है, वहां पे चलना है। तो थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद वहां जाएगा, जब गन बला पड़ी हुई वहां देखेगा तो वो अपसेट हो जाएगा, वो जो पढ़ रहा है किताब के अंदर उसको जब वो खूबसूरती नजर नहीं आएगी तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं उसको ले गई, हम वहां गए हैं और आई थिंक 15 मिनट के बाद मेरे बेटे ने मुझसे खुद कहा कि वापस चले, क्योंकि वो जो जो जमीन पे कचरा और वहां जो हाल उसने देखा वहां का, सिर्फ कायदे आजम के मजार के अहाते का थोड़ा बेहतर मेंटेनेंस थी, उसके बाद सिर्फ कचरा और घास तो वहां थी ही नहीं। तो वो उसको समझ ही नहीं आया कि वो जो पार्क वो सुन रहा था कि वहां फवारे चलते हैं, वहां पे घास उगी होती है और वो इस बुरे हाल में हो सकती है। तो जब कायदे आजम का मजार बानी है पाकिस्तान, जिनकी वजह से आज हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, सही है, जिनकी पैदाइश की जगह है ये शहर, जो यहीं पे जिनका मजार है इसी शहर में, उनकी उनके उनकी रहाइश, उनकी आरामगाह, आखिरी आरामगाह का अगर ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा। मेरे इलाके का सबसे बड़ा अच्छा, यहाँ पे ना नंबर थोड़ा सा मैं आपको रोकता चलूँ, जैसे आपने जिक्र हाँ, किया खासतौर पर जो द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि हर पाकिस्तानी को उनसे मोहब्बत है। लेकिन पिछले दिनों वहाँ पे एक जलसे के दौरान एक मैं वो अल्फाज तो नहीं दोहरा सकता, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर चौकिंग हुई, जो कि स्टेट के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए परेशान कौन रही है वो चौकिंग तारिज़म के मज़ार पे, कि इस तरह की वॉल चौकिंग भी अब शुरू हो गई। तो हम हर चीज़ तो हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हमारे अवाम जो कराची की हम बात करते हैं, जैसे अगर दीवारों के हाल देख लें तो दीवारों पे तो आपको कलर कम नज़र आता है और चॉकिंग ज़्यादा नज़र आती है। अगर हम लोग किसी जगह देखते हैं, हर बंदा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुँह निकालता है वो पान, चाल या जो भी खाते हैं, तम्बाकू, मुझे तो सही नाम भी याद नहीं है, वो किसी जगह भी जो है पान वगैरह गिरा देते हैं। तो ये सारे काम तो अगर हम हुकूमत पे डालेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारी भी तो कुछ ज़िम्मेदारी है, या हम अपनी ज़िम्मेदारी को कब महसूस करेंगे एज़ अ कराची स्टेट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कचरा पड़ा हुआ था, तो ये फेंकने वाले तो हम में से ही है ना। जो उस कायदे आजम के मजार पे जो कचरा पड़ा हुआ था वो तो लोगों ने फेंका है, वो वहां स्टेट ने या आपकी हुकूमत के लोगों ने तो आके नहीं फेंका है। हाँ, ये शिकायत जरूर है कि उसको उठा लिया जाए, तो शायद जब उठाया जाए तो जो देखने वाले हैं, जो फेंकने वाले हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए। वक्त पे उठता नहीं है, ये शिकायत जरूर है हुकूमत से, लेकिन फेंकने वाले, गंदा करने वाले शहर को हम में से ही हैं, हम शहरी ही हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब किसी दीवार पे पेंट होता है ना रोड की, तो वो शायद इसलिए होता है कि अगली ही रात उस पर वॉल चॉकिंग हो जाएगी। रात के अंधेरे में वॉल चॉकिंग होती है यहाँ पे, और सुबह आपको मेरे अपने घर के सामने एक पूरी दीवार साफ सुथरी हुई है, और अगली सुबह मैं उठी हूँ तो वो पूरी दीवार सिर्फ वॉल चॉकिंग से भरी हुई थी। मैंने उसकी वीडियो बना के अपने पेज पे भी डाली थी। अब क्या कह सकते हैं, मतलब हैरानी होती है। जाहिर है ये करने वाले कोई हुकूमती लोग तो नहीं आके कर रहे, हम में से ये चले, मान लिया किसी का कोई सियासी तंजीम से ताल्लुक है, लेकिन है तो हम में से आवाम ही ना, उनके कारकुनान भी तो हम में से आवाम ही है, करने वाले तो हम लोग ही है ना। इसको सही साफ है। रखना जरूर जिम्मेदारी है हुकूमती इदारों की, लेकिन इसको गंदा करने वाले हम लोग हैं। लेकिन अमर, आपकी नज़र में अगर हम लोग जैसे कराची पे बात करने के लिए मेरे ख्याल से 1 घंटा भी जो है वो इनफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि आप व्लॉग बनाती हैं, अक्सर कराची बात करते हैं,
आपकी नज़र में जो कराची के जो मेन इश्यूज़ कौन से हैं, जिस पे आपने या वीलॉग्स बनाया हो या आप उस पे बात करती हो? आपकी नज़र में कराची के मेन इश्यूज़ कौन-कौन से हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़? कराची के मेन इश्यूज़ ज़रूर मैं बताती हूँ। देखें, कराची के मेन इश्यूज़ में एक जो सबसे बड़ा इश्यू है वो कराची की गलत मरदमशुमारी है। सही है ना? सही। अगर कराची की मरदमशुमारी ठीक हो जाए, क्योंकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ मैं ऐसे ही आके नहीं बोल रही, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बोला है कि कराची की आबादी 3 से 3.5 करोड़ हो सकती है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी यही बोला है, उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी यही बताते हैं और हर फोरम पे ये बात मान ली गई है। तो कराची की मरदमशुमारी या सिंध की मरदमशुमारी आप पूरी कह लें, ये होनी बहुत जरूरी है। अगर ये हो जाती है ना तो कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो नेशनल असेंबली में 43 हैं, ये आप समझ लें ये डबल हो सकती हैं, क्योंकि आप ऐसे लें कि सिंध में 1300 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें से 178 यूनियन काउंसिल सिर्फ कराची की हैं। कराची में इतनी है और बाकी पूरी सिंध की है। और कराची की आबादी अगर 3 करोड़ है बिलफर्ज, या चले 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ कर दें, 3 करोड़ सीजस के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर सिंध की आबादी जो ऑन रिकॉर्ड इस वक्त 5-5.5 करोड़ है, जो कि शायद 6 करोड़ हो जाए, तो फिर आधी आबादी जो है ना कराची की, वो सिंध की, वो कराची में। तो उसी हिसाब से जो यूनियन काउंसिल्स होनी चाहिए वो तकरीबन कोई 600 से 700 कराची में होनी चाहिए। जब वो बन जाएंगी तो जो 5 लाख रुपए पर यूसी आपको मिलते हैं, 5 लाख रुपए, तो वो जो एक सखर के बराबर के एरिया में कराची में मिलते हैं, समझे एक यूनियन काउंसिल एक शहर सखर के बराबर होगी, तो वो छोटे इलाके को मिलेगी, जिसकी वजह से उसका डिवीजन और काम हो सकेगा। क्योंकि इतने बड़े इलाके में, एक बहुत बड़े इलाके में एक यूसी होती है, तो वो जो 5 लाख रुपए होते हैं ना, वो आपके तनख्वाहों में और दूसरी चीजों में निकल जाते हैं और अच्छा 2.5 लाख रुपए बचते हैं। अब आप मुझे बताएं, इतने बड़े इलाके में जिसमें एक यूनियन काउंसिल है, उसमें 2.5 लाख रुपए से क्या हो सकता है? मैं अच्छा, अपने यहाँ पे घर थोड़ा-सा मैं जैसे भी आपको लगा रोकता चलूँ। तो आपके इतने होंगे। खैर, दूसरी बात ये कि जो दूसरा मसला है कराची का, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको रोकता इंफ्रास्ट्रक्चर। चलूँगा जरूर। अंबर, थोड़ा-सा रोकता चलूँगा। जैसे आपने ज़िक्र किया कि कराची में जो सबसे मेन मसला है, कराची की आबादी। और जो 2017 के में जो कराची की आबादी जो डिक्लेयर की थी वो 1.5 करोड़, जो कि ना आप जी मानेंगी ना मैं मानूँगा, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अपने मोहल्ले की अगर बात करें तो हमारे मोहल्ले में अभी तो कोई खाली आपको प्लॉट भी नज़र नहीं आएगा, सारी आबादी हो गई है और जो है जब देखते हैं ग्राउंड्स वगैरह भी नहीं है, तो ये 1.5 करोड़ कैसे हो गए? बजाय तो खत्म होने चाहिए थे, ग्राउंड ज़्यादा होने चाहिए थे। बहरहाल, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जो मेरा भी यकीन है कि 1.5 करोड़ तो नहीं है, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक आबादी है। लेकिन जब हम कराची की आबादी को जब हम बात करते हैं, मरदमशुमारी की जब हम बात करते हैं, और हर बंदा जो है ख़ास तौर पे कराची रहने वाला मरदमशुमारी की बात लाज़मी करता है अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम में। कुछ दिन पहले जो जमात इस्लामी है कराची की, जाके उनका एक ही सीट है कराची में और हमेशा एक ही सीट जीतती आ रही है। शुरू में 2001 में उनकी कुछ बलदियाती इलेक्शन में जीते थे, उसकी वजह भी थी, जो एमक्यूएम ने बायकॉट किया था, तो ये जीत के आई थी, इमरान खान साहब के दौर में। जी बिल्कुल। लेकिन जो वो लोग जब बात करते हैं मरदमशुमारी पे, और 26 सितंबर को जो इनके कराची के अमीर है नईम-उर-रहमान साहब, उन्हें आप प्रॉपर कराची से जो है, हाँ, हाफ़िज़ नईम-उर-रहमान, कि आप लोग बाहर आएँ और अपने हुकूक के लिए बात करें। लेकिन जी उसको भी जो बाकी जो लोग हैं, जो उनके पार्टी का हिस्सा नहीं है या जो उनकी पार्टी की मुखालफत, लेकिन ऐसे इश्यू पे वो उनका साथ नहीं देते हैं, कि क्योंकि उनको भी एक सियासत की नज़र में जैसे हो जाती है। तो फिर जब कराची के अवाम इस बात पे इत्तेफ़ाक करते हैं कि मरदमशुमारी गलत है, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाए और उसको इस नज़र से देखे कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और वो जो है, जो देखने वाले वो बाहर ना आएँ, तो फिर ये मसले कैसे हल होंगे? बड़ा यूनिटी अच्छा नज़र नहीं सवाल आती कराची है। में। कराची के लोगों में यूनिटी नहीं है और सब बट गए, हम लोग फैक्शंस में बटे हुए हैं, हम लोग को एक एक वही कराची जो है ना, ये शहर असल में सियासत की ही नजर हुआ है। अगर क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस शहर को कोई ओन नहीं करता, ठीक है ना। अगर मैं आज अपने शहर के लिए आवाज उठाती हूँ तो मेरे ऊपर लफ्ज महाजिर की छाप लग जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी वजह ये है कि कराची शहर में पूरे मुल्क के हर हिस्से से आए हुए लोग रहते हैं। आपका यस। ताल्लुक भी कराची से ना, मेरे बहुत सारे पंजाबी भाई बहन हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, पठान है, बलूचिस्तान से बलोच है, सिंधी है, यहाँ पे रहते हैं, बंगाली है। सिंधी यहाँ पे रहते हैं, हाँ। बंगाली रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रहते हैं यहाँ पे। इस शहर में हर लसानियत के से आए हुए लोग रहते हैं। जब कराची के लिए बात होती है ना, तो उन सबके लिए बात होती है। जब कराची को हुकूक देने के लिए बात होती है तो उन सबके लिए बात होती है। लेकिन जब बात सियासी प्लेटफॉर्म से आती है ना, तो वहां आप फैक्शंस में बढ़ जाते हैं।
कि ये जमात इस्लामी, अगर इनका जो नजरिया है हम इनसे मुत्तफिक नहीं कर रहे, तो भले ये सही बात भी कह रहे हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे, सही है। अगर एमक्यूएम बात करती है सूबे पे, तो क्योंकि हम इससे मुत्तफिक नहीं करते तो हम इसका साथ नहीं देंगे। अगर पीएसपी सूबे के खिलाफ है तो क्योंकि एमक्यूएम ने सूबे में बात की है, हालांकि एजेंडा सबका एक ही है कि भाई कराची को उसका हक दे दो, तो वो उनका साथ नहीं देंगे। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से चाहते सब है कि कराची में कोई कराची बेहतर हो जाए, लेकिन क्योंकि इनकी जो नजरियाती जो एजेंडा है वो एक नहीं है, जिस बेस पे इनकी पार्टीज बनी है, तो इसकी वजह से ये एक साथ खड़े ही नहीं हो पाते। आप देखें ना, एग्जाम्पल इमरान खान साहब आए, उन्होंने पैकेज का ऐलान किया 1100 अरब का, उस दिन सब एक साथ बैठे हुए थे। उससे क्योंकि उससे पहले हमारे आर्मी चीफ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नोटिस लिया कराची के मसाइल का, 2 दिन वो यहाँ रह के गए हैं, उन्होंने कराची के हर स्टेक होल्डर से वो मिलके गए, और मुझे शायद जो एक उम्मीद होती है ना, शायद उनसे ये कि शायद आर्मी कुछ कर जाए कराची के लिए, सही है ना, वो नोटिस ले रहे हैं तो वाकई कुछ हो जाए। उसके बाद सारे इमरान खान साहब आए और उन्होंने सब क्योंकि एक वो एक प्लेटफॉर्म, ऐसा इदारा है जो अपने काम में जो है माहिर है। जो हमारी फौजी जवान, मतलब उनका काम हमें बचाना ही है शायद मुश्किलात में। अगर दुश्मन हमला कर देता है तो वो हमें हमारे लिए खड़े होते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वो हमारे लिए खड़े हुए होते हैं, अगर जहाज गिर जाता है तो आर्मी आ जाती है, सैलाब आता है तो आर्मी आती है, वही तो है हमें संभालने वाले। क्योंकि कराची का जो हाल हो गया है इस वक्त, तो हुकूमती इदारे शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पे काम करने के लिए। मैं दोनों को शायद इल्जाम दूंगी, प्रोविंशियल हुकूमत को भी और फेडरल को भी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हमें इतना बड़ा पैकेज दिया, अल्लाह का शुक्र है। दुआ ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। तो जब वो देखे, जब उन्होंने दिया है, सब एक साथ बैठे हुए थे, उस रात तक लड़ाइयां शुरू हो गई। अगले दिन किसने कितना दिया था उस पर फड्डेबाजी शुरू हो गई। मतलब आप देखें ना, आप एक दिन यूनिटी नहीं दिखा सके इस शहर के लिए, तो फिर हम जो आवाम है वो क्या उम्मीद रखें सियासतदानों से, क्या उम्मीद रख सकते हैं हुकूमत से भी, कि हुकूमत भी इन सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में नाकाम रही है। आर्मी चीफ आगे बोल के चले गए, आपने उनकी बात का भी कोई लिहाज नहीं रखा है, और अगले दिन से लड़ाई शुरू हो रही है, आज तक हो रही है। आपको रोजाना यही बातें नजर आएंगी कि जी सिंध हुकूमत ने इतना दे दिया था, वो 800 850 अरब तो सिंध हुकूमत दे रही है, फिर वहां से काउंटर अटैक होता है कि नहीं इससे ज्यादा हम दे रहे हैं। वो एक दूसरे को क्लियर ही कर रहे हैं कि उस पैकेज में किसने कितना दिया है। और मजे की बात यह है कि पैकेज में, मैं क्या बोलूं आपसे, ज्यादातर जो रकम है वो पहले से इन्वेस्ट हो चुकी है कराची पे, सही है ना। जो ग्रीन लाइन मंसूबा है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, अल्लाह करे कि वो वक्त पे स्टार्ट हो जाए, बन चुका है माशाल्लाह। सुना है कि बसें नहीं आई हैं, क्या पता अभी गई हो। यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी बात करता चाहूँ, ये जो कराची में जब भी कोई मंसूबे के आगाज होता है, जब कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट होते हैं, तो अमूमन ये होता है जब वो स्टार्ट होता है तो हमारे लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो यार कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो काम वहीं की वहीं जो है छोड़ दिया जाता है, खड्डे वड्डे दूर दस्त वगैरह, और वो आवाम जो खुश होती है वो कहती है खुदा के लिए बंद कर दो, हमें वो पुराना जो है चीज पसंद था। तो ये भी तो एक मसला है ना कि ऊपर से ब्रिज बना रहे हैं, नीचे जो ब्रिज के बाद जो सफाई का काम होता है, जो नीचे पूरा प्रॉपर एक रोड बनाते हैं जो कि एग्जिट के लिए किसी भी टाउन के लिए, तो वो वहीं गड्ढे शड्डे हो जाते हैं और अक्सर उनमें गाड़ियां गिरी होती है, और या वहाँ पे तो एक मार्केट बन जाती है, ब्रिज के अंदर एक मार्केट बन जाती है। तो जब गवर्नमेंट जब सख्ती करती है तो फिर वो जो है कहते हैं कि हुकूमत जालिम है, हुकूमत ऐसे है, हुकूमत ऐसे है। तो हमारी कराची के अवाम इस हालत में भी खुश नहीं है। ये बात है, देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह है कराची की, जो वही बात जो मैंने बोला, जो आबादी है ना, वो जो काउंट है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये जो हिसाब लगाया जाता है ना, ये जितनी रोडें किसी जमाने में बनी है वो ना काफी है। जब कोई जगह ब्लॉक की जाती है और ट्रैफिक रुकता है ना, तो जिस हिसाब का यहाँ ट्रैफिक जैम होता है शायद वो पूरे मुल्क, ठीक है ना। तो जब घंटों ट्रैफिक जैम होते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अब बात यह है कि इतना लेट कर दिया है कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो लोगों का जो सब्र का पैमाना है ना वो लबरेज हो चुका है। फिर जब एक तो वैसे ही वो तकलीफें उठा रहे हैं, जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, ठीक है ना, सही है, आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपके घर की गली के कॉर्नर पे कचरा हर हाल में पड़ा रहेगा, क्योंकि जो सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड है, मैं पूरा नाम भी नहीं लेना चाह रही इस वक्त, तो वो काम नहीं करते हैं, सही है ना, क्योंकि उन्होंने ये जो कराची का कचरा है, जो बल्दियाती निजाम है, उसके हाथ में होना चाहिए था कराची के कचरा उठाने का काम, वो सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में लिया हुआ है। अब वो होता है नहीं होता है, पता नहीं फॉलो रखा जाता है नहीं रखा जाता, आपको नहीं पता। तो जब कराची का शहरी अपने घर से निकलता है, उसके एक तो घर में पानी नहीं आ रहा होता, वाटर टैक्स भी देता है और उसके बाद टैंकर भी मंगवाता है,
हालांकि जब आप टैंकर मंगवा रहे हैं, आप अपने पैसे देकर आप पानी ले रहे हैं, हजारों का टैंकर आ रहा है, तो वाटर टैक्स की जो एक मंतक है वो समझ नहीं आ रही होती। वो पैसे भी दे रहा है, उसके घर में बिजली भी ठीक से नहीं आ रही, उसके घर में गैस का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी कम हुआ हुआ है, उसकी वजह से वो अलग रो रहा है। फिर वो गाड़ी में मुश्किल से बैठता है, और जब फिर उसको रास्ते बंद नजर आते हैं ना, तो फिर उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है। जहां उसको ये भी पता होता है कि अगर गाड़ी नहीं है तो बस के धक्के खाने हैं, तो बस के धक्के खाना तो आपको पता है ना, कराची में कोई ऐसी मेट्रो नहीं है हमारे पास कोई बीआरटी नहीं है, हमारे पास कोई ग्रीन लाइन अभी तक नहीं है, कोई सीएनजी बस नहीं है हमारे पास। हम वही पुरानी बसों के धक्के खा रहे हैं। अगर कोई बैठना चाहिए, वो बसें जिनमें शायद मैंने भी बचपन में सफर किया है, लेकिन अब आपको बस में नहीं है कुछ वो चिंची वगैरह जो है वो? मैं पैदल घंटों चल सकती हूँ, लेकिन मैं उस बस में नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि वो जिस तरह भरी हुई है, वो जिस तरह टूटी हुई है, मुझे डर लगेगा कि शायद ये गिरी जाए। और वहां क्योंकि जाहिर मर्दों का बैठना ज्यादा होता है बस में, उनको अपने कामों पे जाना होता है, वो जगह क्योंकि इतनी कम बसें हो चुकी है, शायद 200-250 बसें अब कराची में टोटल रह गई हैं, पब्लिक बसों की मैं बात कर रही हूँ। वो जिस जिस तबाह हाली में है ना, आप उसमें बैठने का सोच नहीं सकते। तो जब ऐसी बसों का में धक्के खाती है ना हम, तो उसको गुस्सा आता है। अगर आपने उसको फैसिलिटीज दी होती, वो शहर जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जो इस मुल्क की बैकबोन है, उसका हक उतना ही है तमाम फैसिलिटीज पे जितना लाहौर के लोगों का है, जितना फैसलाबाद के लोगों का है, जितना इस्लामाबाद के लोगों का है, जितना पिंडी के लोगों का है, जितना पेशावर के लोगों का है। सही है ना? और शायद उससे ज्यादा हक इसलिए है क्योंकि वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है। आपको आपको पता होगा क्या, एफबीआर की रिपोर्ट आई थी कि कराची एक तो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और कराची की जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, वो पूरे पंजाब की आप मार्केट्स का टैक्स भी जमा कर लें, वो उससे ज्यादा टैक्स भी देता है। मैं इस पे एक व्लॉग भी कर चुकी हूँ। तो जब आप इतना टैक्स दे रहे हो, तो फैसिलिटीज पे आपका हक है। और जब आपको नहीं मिलती, चले कम मिल रही हो, बात समझ आती है। जब आप फ्रस्ट्रेशन के साथ घर से निकलते हैं ना, पानी, बिजली और कचरा देख के कि इस कचरे की में जो मक्खियां भिन भिन आ रही है, इससे मेरे बच्चे भी बीमार होंगे, तो फिर आप में फ्रस्ट्रेशन आती है। तो कराची के लोगों में जो ये एक बिल्ट इन हो गई है ना, ये जो क्या कहते हैं, इम्पेशेंट हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, वो उनके जो सालों का जो तकलीफ में वो रहे ना, वो उनका एक बिहेवियरल चेंज है जो आ गया है। इसको चेंज करने में भी बहुत टाइम लगेगा, जब तक अच्छा, यहाँ यहाँ पे पे थोड़ी सी मैं आपको रोकता चलूंगा, मैं थोड़ी सी रोकता चलूंगा। जैसे आपने जिक्र किया, आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं लाहौर के और इस्लामाबाद के और पेशावर के, लेकिन अगर हम लोग फैक्ट पे बात करें तो केपी के पेशावर वाहिद वो सूबा है पाकिस्तान था जिसमें किसी भी सियासी पार्टी ने कंटिन्यू 2 दफा हुकूमत नहीं की है। ये पहली दफा पीटीआई है जिन्होंने पिछले साल भी 5 साल हुकूमत की, और दूसरी दफा। और हमेशा जो पार्टी आई है उन्होंने अगर काम नहीं किए तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने उनको अगले इलेक्शन में मुंतखब नहीं किया। अगर आप अगर आप एनपी को देख लें, एनपी जो है बज़ाहिर एक पख्तून पार्टी समझी जाती है, लेकिन अगर वो केपीके में पूरे 70-72 साल में एक दफा हुकूमत बना चुके हैं, सिर्फ एक दफा 70-72 साल में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो हैं वो उनसे मुतमईन नहीं थे। एक दफा 5 साल हुकूमत ले रहे हैं, दोबारा उनको मुंतखब नहीं किया। JUI जो है और वहाँ पे जितनी भी, उनको एक दफा हुकूमत दी है, पीपल पार्टी को एक दफा हुकूमत दी है, नवाज शरीफ पार्टी को एक दफा हुकूमत दी है। तो अगर हम लोग, जो हमारे कराची वालों का एक माइंड होता है, लाहौर वालों का, कि पेशावर वाले लोग जो हैं या वहाँ के लोग इतने ज्यादा या एजुकेटेड नहीं होते हैं या उनको इतनी समझ नहीं होती, तो अगर देखा जाए तो वो तो हमसे ज्यादा समझदार निकले हैं, जिन्होंने पार्टी को टाइम दिया, काम किया, तो अगले इलेक्शन में काम नहीं है तो आप इधर हम उधर। लेकिन कराची में अगर हम देखें पिछले 40 साल में जो 2 पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे एमकेएम हो, यही हुकूमत में होती है। चाहे वो फेडरल में तो सिर्फ पीपल पार्टी आ जाती है, लेकिन सिंध हुकूमत में दोनों पार्टियां होती ही हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि हम इन 2 पार्टियों को सिलेक्ट करते करते अब इनको बस बोलना चाहिए? लेकिन अगर हम पीटीआई की बात कर लेते हैं तो उनकी भी कराची में 30 सीटें हैं और वो डिलीवर नहीं कर सकी। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम कराची में किसी नए लोगों को या किसी और का जो है इंतखाब करें, जो कि आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए मदद दे? देखिए, बहुत अफसोस के साथ है ये बात वाकई कि कराची में एक तो क़यादत की वाकई कमी है, सही है ना? कराची वालों को कभी समझ नहीं आया कि ऑप्शन क्या होना चाहिए उनके लिए। पीपल्स पार्टी 40 साल से अनबीटेबल रही है, बीच में जो भी आमिर हुकूमत आई, जब भी बैन हुए, लेकिन उसके बाद हमेशा सिंध में क्लीन स्वीप करा पीपल्स पार्टी ने ही है। अब होता ये है कि कराची के लोग क्योंकि सालों से देखते आ रहे हैं कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना?
अगर मैं भुट्टो साहब की बात करूं, वो वाहिद इंसान थे शायद जो कराची को कुछ बनाने का सोच रहे थे, सही है। लेकिन उन्होंने जब क्लिफ्टन वगैरह इनके लिए प्रॉपर एक प्लान बना के रखे थे। बिल्कुल एक प्लान उन्होंने कराची के लिए बनाया था, जो जो जियाउल हक साहब आए तो उसके बाद वो जाहिर है भुट्टो साहब के बाद वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने तो नहीं सोचा कराची के लिए, तो उनपे तो वो भरोसा नहीं कर पाते। कराची से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक नहीं है, आती हैं कुछ सीटें लेकिन बहुत नहीं आती। तो फिर एक होता है ना कि जब आप काम नहीं करते ना शहर में, अगर पीपल्स पार्टी ने काम किया होता तो कराची के लोग उनको वोट करते। कराची के लोगों का मसला नहीं है लसानियत का, जो काम कर लेगा नजर आ जाएगा करता हुआ तो वो उनको वोट दे देंगे। तो फिर जब काम नहीं होता ना, तो जो आवाज उठाते हैं इलेक्शन के टाइम के हम आपके हुकूक के लिए काम करेंगे, तो वो उन पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीटीआई की क़यादत पहले नहीं थी, अब इस दफा आई तो लोगों ने वोट दिया। लोगों ने 2013 में पीटीआई को वोट दिया था। उसके बाद क्या हुआ है वो आपको पता है, ठीक है। कराची ने जब भी वोट किया था, कराची ने 2018 के इलेक्शन में भी वोट किया है। इससे ज्यादा आप मतलब कितनी सीटें देंगे, 30 सीटें बहुत होती है, 24 है मेरे ख्याल में उनकी बाकी और सीटें मिला के। तो ये अच्छा खासा मैंडेट उन्होंने लिया है। अब बदकिस्मती ये है कि क्योंकि कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज कम है, मर्दमशुमारी की कमी की गलत गिनती की वजह से सूबाई असम्बली में भी, तो कराची से मेजोरिटी नहीं आ सकती कि जो कि सिंध हुकूमत में आके हुकूमत बना ले। कराची के से जो आएगी सीट आएंगी, मैंडेट आएगा, उसको बैठना अपोजिशन में ही पड़ेगा। इसका वाहिद हल मर्दमशुमारी है। अगर वो ठीक हो जाए, कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरी बन जाए और कोई ऐसी पार्टी भले पीटीआई अगर वो डिलीवर इस दफा कर ले और अगली दफा वो क्लीन स्वीप कर जाए तो शायद वो हुकूमत में भी बैठ जाए। तो इस वजह से मर्दमशुमारी पे इतना इतना जो शोर है वो कराची वालों की तरफ से इस वजह से। तो देते तो हैं हम लोग वोट, शायद पिछले 2 टर्न से बहुत समझदारी से वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में 2018 में, क्योंकि 2013 से जो पेशावर में काम इमरान खान साहब ने और केपीके में किया था, उसको देख के ही, उस पर भरोसा करके ही कराची के लोगों ने वोट किया था। लेकिन समहाउ क्योंकि अपोजिशन में 18 अमेंडमेंट के बाद पावर नहीं है उनके हाथ में, तो वो नहीं कर पाते। तो कहीं मैं ये तो नहीं कहूंगी आपसे कि कराची के लोग समझदार नहीं है, चले शायद थोड़े नादान थे, अब समझदार ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक इसी से जो है मिलता हुआ क्वेश्चन, आपने एक जिक्र किया कि द ग्रेट भुट्टो, क्योंकि मैं भुट्टो खानदान की इज्जत करता हूँ, एक पढ़े लिखे जैसे, उनसे आपकी नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे थे, बेनजीर की अगर बात कर लें, भुट्टो की बात कर लें। इसी देखिए हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, हर पार्टी की बात करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कहते हैं हाँ यार ये बंदा थोड़ी सी जो है कुछ बातें कर रहा है। भुट्टो की बात अगर हम देखें, चलो नेमतुल्लाह खान साहब ने जो है कराची का एक काम स्टार्ट किया और उसको फिर पाए तकमील तक पहुंचाने वाले मुस्तफा कमाल साहब थे। अगर हम कराची में अंडरपास देखते हैं, कराची में जो ब्रिजेस देखते हैं, कराची में जो रोड्स देखते हैं, इवन जब वो टीवी चैनल पे बैठते थे तो वो बताते थे कि कराची सिस्टम फ्यूम ब्लॉक होता है, प्लास्टिक जो है अक्सर बताते हैं। इवन एक टाइम ऐसा भी आया कि उन्होंने ये वॉल चॉकिंग पे भी बात करनी शुरू कर दी थी कि कराची को गंदा ना करें, लेकिन कराची की आवाम ने उसको 2018 के इलेक्शन में एक सीट भी जीतने नहीं दी। तो ये मेरे लिए थोड़ा पेनफुल रहा कि यार जिस बंदे ने काम किया, जो इस वक्त यंग भी है, जो कराची के इशू को जानता भी है, वो पूरे कराची में एक सीट भी नहीं जीती, तो ये थोड़ा सा पेनफुल है मेरे लिए। ये शौक मुझे भी लगा था, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं मुस्तफा कमाल साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर मैंने अपने बचपन से अब तक कराची में कभी काम होते हुए देखा है ना, नेमतुल्लाह साहब का दौर और मुस्तफा कमाल साहब का दौर। मुस्तफा कमाल साहब का मेरा दौर भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये दो बंदों के साथ आपके हजारों खिलाफात थे लेकिन उन्होंने कुछ काम किया। बिल्कुल, लेकिन वो क्योंकि ज़ाहिर है 5 साल में तो सब कुछ, 4 साल में टर्न में सब कुछ नहीं हो सकता था। नेमतुल्लाह खान जितना कर गए। उन्होंने काफी कराची के जो कॉर्नर्स हैं, सफाई सुथराई हरे भरे कर दिए थे और प्लानिंग हो चुकी थी कि क्या चीजें बननी है, उसको इम्प्लीमेंट मुस्तफा कमाल साहब ने कराया, ठीक है ना। मैंने अपने बचपन से अब तक अगर किसी को खड़े हुए देखा है ना कराची के लिए, वो मुस्तफा कमाल साहब थे। रात के 2 बजे अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो किसी जगह काम हो रहा है, कोई अंडरपास बन रहा है या कोई इमरजेंसी हो गई, मुस्तफा कमाल साहब वहां पे होते थे। बारिशों में होते थे, मुझे याद है मैं क्योंकि उन दिनों कराची में था तो अंडर कोई जगह आए ना आए, जैसे जिना अस्पताल का अभी इस दफा आपको पता है बारिश में किस तरह पानी भरा है, तो उन्होंने ये बताया कि ये हमेशा होता है, जब उनका टाइम था जब भी होता था, लेकिन वो स्पेशल पंप्स लगवा के पानी निकलवाया करते थे, भले वो इलाका उनके अंडर आए ना आए। तो एक जब जो लीडर होता है ना, उसका काम ये नहीं होता कि फला जगह मेरे अंडर नहीं आती, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं अगर उसको शहर का दर्द है ना, वो आके खड़ा जरूर हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुड़ ना दे गुड़ सी बात कर ले, एक ये सेइंग है कि आप तकलीफ में आके खड़े हो जाएं। हमारा ये शहर तो शायद अब इतना यतीम हो गया है कि जहाज गिर गया यहाँ पे और कोई पूछने नहीं आया इस शहर को,
सही है ना? हमारे अपने प्यारे मर गए। मेरी बहुत बहुत क्लोज मेरी पूरा एक फैमिली थी। हमने 5 अफराद को ऐसे खोया है जिनसे हमारा रोज का मिलना था। मतलब हम लोग उस ट्रॉमा से शायद आज भी निकल नहीं पाए। तो इतने बड़े-बड़े हादसा हो जाते हैं और आपको कोई पूछने नहीं आता है। हम उस लावारिस शहर में इस वक़्त रह रहे हैं। तो उस शहर के बारे में सॉरी बात काटता चलूँ, एक मिनिस्टर का कहना था कराची जैसे शहर में अगर रोज़ाना 20 से 22 बंदे कत्ल हो जाते हैं टारगेट किलिंग में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बड़ी आबादी वाला शहर है। आज से जी, तकरीबन जी। 8 साल पहले एक मिनिस्टर ने ये बात कही थी बिल्कुल हाँ। कराची के बारे में, और मैं शॉक्ड हो गया था कि जिस घर में ये मैयत जा रही है, डेड बॉडी जा रही है, उनके घर में क्या गुज़री होगी जब एक मिनिस्टर वही ऐसी बात शहर करे। के जो लोग हैं ना, असल में अगर उनको दर्द होता ना तो एक मुर्दा खाना वो अपने खर्चे पे बना लेते। कराची वो शहर है जिसमें एक मुर्दा खाना भी हुकूमती इदारे का नहीं है। अगर ईदी, शिपा, सिलानी वेलफेयर जैसे इदारे ना हों जो चैरिटी पे चल रहे हैं, जिन्हें इस शहर के लोगों का दर्द है, तो जब कोई डिजास्टर होता है ना, या जहाज गिरता है खुदा ना खास्ता, या कुछ भी कोई बुरा हादसा होता है, तो आपके पास लाशें रखने की जगह ना हो। तो जब दर्द नहीं होता ना और आप ऐसी बात करते हैं कि 22 लोग मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर मुर्दे खाने भी नहीं बनाए जाते। अच्छा अंबर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। सपोज अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़े लेवल पे, और आपके पास एक कॉल आ जाती है आफ्टर प्रोग्राम कि अंबर, हम आपको 2 साल के लिए या 1 साल के लिए कराची के जो है मेयर बनाते हैं या बड़ी पोस्ट देते हैं, तो आप कौन से ऐसे इश्यूज है जिसपे आप जैसे आपको एक जिम्मेदारी मिल जाती है शहर की, आप उस पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं पहले कराची के जो लोग हैं ना, जो उनके कोर इश्यूज़ हैं, जो घर में बैठ के उनकी तकलीफ़ें हैं, पानी का मसला, कराची की सफाई का मसला, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला, कराची के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये 3 मसले हैं जिन पे सबसे पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ना रिलीफ वहाँ से शुरू होता है जो जो आपको फ़ौरन मिल जाए। अब ये बड़ा इश्यू ये है कि मर्दमशुमारी ठीक होनी चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, बल्दियाती निज़ाम प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो मसला आता है वो घरों में लोगों को क्या बिजली पूरी मिल रही है? वक़्त पे आ रही है? कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है? कितना वो बिल दे रहे हैं और क्या उस हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? पानी उनको मिल रहा है घरों पे? इन पे बात होनी चाहिए। और कभी भी अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिलता है तो पहले जो इश्यूज़ होंगे ना वो यही होंगे मेरी तरफ से काम करने के लिए, कि पहले कराची के लोगों को पानी मिलना चाहिए उनके घरों में। वो क्यों खरीद के पिए? पूरे मुल्क में कहीं ऐसा नहीं हो रहा सिवाय कराची के। कराची की आवाम पानी खरीद के पीती है, खरीद खरीद के। के अपने घरों में इस्तेमाल करती है, खाना खरीद के, पानी खरीद के पकाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि आपसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। ऐसा क्यों होता है जब कराची में इलेक्शन की बात आती है, इलेक्शन के दिन करीब होते हैं, चाहे वो बलदियाती हो या जनरल इलेक्शन हो, तो वॉल चौकिंग शुरू हो जाती है रात रात में अलग सूबे की। तो एक खास कौम को क्यों जो है टारगेट करके सामने लाया जाता है कि हम जब तक अलग सूबा बनेगा तो ही हल होंगे। तो ये जो वॉल चौकिंग होती है, ये इलेक्शन के दिनों में क्यों होती है? जैसे अभी ये बल्दियाती जो निज़ाम खत्म हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से चौकिंग शुरू हुई है। हालाँकि 4 साल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब भी इलेक्शन के दिन आते हैं, तो इस कौम को एक समझो कि इस तरह क्यों पेश किया जाता है कि ये कौम तो बस सिर्फ़ यही चाहती है, और इनकी हालाँकि बड़ी खूबसूरत कौम है, बड़ी पढ़ी-लिखी कौम, बड़ी तहज़ीब वाली कौम है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इससे खूबसूरत कौम नहीं हो सकती। क्योंकि मैं कराची में पैदा हूँ, मैंने हर कौम के साथ देखा है, जितनी पढ़ी-लिखी कौम जो हमारी उर्दू स्पीकिंग है, इतनी कोई भी नहीं पाकिस्तान में। लेकिन उनके जो पेश किया जाता है, वो एक अलग-थलग पेश किया जाता है। आखिर कब तक ये सिलसिले चलेंगे, और इससे कितने नुकसान है बीइंग अ उर्दू स्पीकिंग को? चलिए मैं आपको इसका जवाब थोड़ा तफसील से दूँगी। देखें, हमारे कितने सूबे हैं हमारे मुल्क के? ये जो सूबे हैं ये हमारी बदकिस्मती ये है, ये लसानियत की बेस पे ही डिवाइड हुए हुए हैं। पंजाब का यस। सूबा है, तो नाम से पता चलता है कि पंजाबी ज़्यादा रहते हैं। केपीके का सूबा है पख्तूनख्वा, पता है आपको। उसके बाद बलूचिस्तान आता है, फिर सिंध आता है, सही है? ये फिर आपके बाद आपको पता है कि गिलगित-बल्तिस्तान तो बन ही रहा है। तो जो डिवीज़न है ना, वो बदकिस्मती से इसी नामों पे हुई हुई है। तो जब अगर किसी और सूबे की बात, अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड करते ही चलूँ कि इंडिया जैसा जो भी मुल्क है, वहाँ पे भी 14 सूबे हुआ करते थे, अब 29 सूबे हैं, सही है? पूरी दुनिया में डिवीज़न जो है वो अब क्योंकि क्योंकि ज़ाहिर है, आप इस तरह ले लें इसकी एग्ज़ाम्पल कि एक बहुत बड़ा घर है, उसकी अगर एक इंसान सफाई करेगा तो उसको वो थक जाएगा, सही है? अगर अफराद जो हैं घर के वो एक-एक कमरे की सफाई आपस में बाँट लें, तो सफाई जल्दी हो जाएगी, मैनेजमेंट जल्दी हो जाएगी।
तो मसला मैनेजमेंट का है। जो मांग भी रहे ना, शायद क्योंकि उसकी वजह ये है कि कराची में डिवीजन हुआ ही लसानी बेस पे है, तो जब सूबे की बात की जाती है तो उसको लिया इस तरह जाता है कि लसानी फसादात फैलाने की बात कर रहे हैं। देखिए पंजाब में भी बन रहे हैं इस वक्त, साउथ पंजाब सूबे पे भी बात हो रही है, और आपको पता है कि वहाँ बिल पास हो चुका है, 2/3 मेजोरिटी वाला मसला तो हल हो ही चुका है। तो बहुत जल्द साउथ पंजाब का सूबा बन जाएगा, क्योंकि जाहिर है वहां के लोगों को हुकूक पूरे नहीं मिल रहे थे, शायद बाकी जो जनूबी पंजाब के लोग थोड़ा डिप्राइव थे, तो उनके हक के लिए सोचा गया। इसी तरह हजारा के सूबे पे भी आवाज उठती है। मसला ये है कि क्योंकि बुनियाद ही शुरू में रखी इस तरह गई, वो लसानियत की बेस पे सूबे बना दिए गए थे, शायद पहले से थे उसी, मतलब अगर शायद वही बुनियाद चेंज कर दी जाती और इस तरह जो डिवीजन है वो सूबाई लसानियत की बेस पे ना होता, तो आज जब अगर कोई इसलिए बात करता है कि शायद इस शहर को संभाल नहीं पा रहे हैं, शायद अगर सूबा बना दिया जाए या शायद कोई यूनिट बना दिया जाए, जरूरी नहीं है सूबा बनाया जाए, क्योंकि डिवीजन ऐसा हुआ है तो लोगों के दिमाग में इनकलकेट यही चीज हुई है, तो इसीलिए जब बात निकलती है तो वो इसी तरह निकलती है, और उसको ले भी इसी तरह लिया जाता है कि जो नहीं चाहते कि कराची का डिवीजन हो या सिंध का डिवीजन हो या मुल्क में कहीं का भी डिवीजन हो, वो इसी तरह लेते हैं कि लिसानी फसादात की बात करें। बात लिसानी फसादात की यहाँ है ही नहीं। बात यहाँ पे ये है कि एक शहर है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आके रह रहे हैं, और उस शहर को का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। इसलिए आप देखें ना, अभी रॉयल फैमिली आई, क्या कराची ला सकते थे हम उनको? लाहौर में ही रुकवाया ना उनको। शहबाज शरीफ का सब मजाक उड़ाया करते थे कि ये मेट्रो सिर्फ बना दी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दिया, रिफॉर्म्स नहीं किए। उन्होंने शहर को खूबसूरत बना दिया था, साफ सुथरा था, रोडें बनी हुई थी, हाईवेज बने हुए थे, अंडरपासेस बने हुए थे, शहर साफ सुथरा था। तो जब एक शाही खानदान आता है ब्रिटिश से, यूके से, तो आप उनको वेलकम कहने के लिए आपके पास एक इज्जत वाली जगह है। कराची इससे भी बेहतर हो सकता था, क्योंकि 1960 में कराची का जो हाल मैंने आपको बताया है कि वहां ट्रांस चला करती थी, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर देते आप, कराची खूबसूरत होता, उसको उसको पानी बिजली गैस हर चीज मिल रही होती, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की आवाज उठ सकती थी कभी? क्यों उठाते? लेकिन अमर, जैसे मैंने आज के, क्योंकि एक अलग टॉपिक इस पे बात होगी, लेकिन ये सारी आवाज इलेक्शन के दिनों ही क्यों उठती है? आया इसको इलेक्शन नारा समझ के उससे पहले जब हुकूमत में आते हैं या उसके बाद जो हुकूमत से होते हैं फिर खामोशी हो जाती है? मतलब ये कौम को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, या जो है बस इलेक्शन में सीट जीतने के लिए? होता यही है, जब जब आवाम को उसका हक नहीं मिलता ना, तो जब जाहिर है जब चूज करने का वक्त आता है, आवाम को वोट देने का वक्त आता है, तो जो आपकी दुखती रग होती है ना, उसी पे ही हाथ रखा जाता है। बहुत कॉमन टैक्टिक है, ये सारी दुनिया में होता है, सही है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने कर लिया कराची के अंदर, या ये इस्लामाबाद में नहीं हुआ होगा, या ये लाहौर में नहीं हो, ये सब जगह होता है। ये यूएस में भी हो रहा होगा, ये यूके में भी हो रहा होगा, ये चाइना में भी हो रहा होगा। मैं तो आपसे कहूँ मतलब कि ये वो मसाइल है, जब जब वोट लेने का टाइम आता है तो आवाम की दुखती रग पे ही हाथ रखा जाता है। तो ये एक बहुत आखिर में ये होता है कि आवाम की दर्द को और आवाम की मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं होता। सारे इलेक्शन जो है कैंपेन चल रहे होते हैं। यहाँ पे मैं जो है जो अभी आपकी बात सुन रहा था, और आपकी माशाल्लाह जो आपके ख्यालात है कराची के बारे में, आपके अल्फाज से जो और आपके जज्बात से पता चलता है कि आप कराची के मामलात में कितनी सीरियस हैं और आप वाकई कुछ करना चाहते हैं कराची के लिए। लेकिन हम कराची के अगर एक और बंदे की बात कर लेते हैं, जहांगीर साहब की, फिक्सेट के जो ऑनर है, वो भी इसी तरीके से सामने आते थे, वीलॉग्स बनाते थे, एक ट्रैक्टर स्टार्ट करते थे, गलियां वलियां बनाते थे, और मैं कराची ये वो फला निकाला, सीट जीत लिया, एमएनए बन गए, और उसके बाद जो है उसके सिर्फ वो पूछो को ताव देते हुए नजर आते हैं। तो अक्सर हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है लोगों का कि यार जो भी लोग सामने आते हैं उनका मकसद पोजीशन लेना और उसके बाद गायब। तो जो सुनने वाले हैं, जो पहली दफा आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि आपका मकसद फ्यूचर में इलेक्शन है, या अब वाकई कराची की इशू से जो है लड़ना चाहती हैं? उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एमएनए एमपीए हो, एक लोकल लेवल पे भी आप किस तरह लोगों को जो है सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं आप जो कह रही हैं ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये हकीकत मसला है? देखिए, अब मेरा मेरा किसी भी सियासी तंजीम से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने सिर्फ कराची का जो मसला होता है वो मैंने शायद आपको बताया भी था कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो जब सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया तो मैंने सिंध हुकूमत के हक में भी व्लॉग्स बनाए थे, जिसके बाद लोगों ने मुझे जियाला बोलना शुरू कर दिया था। कुछ चीजें अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भले वो उनके करप्शन के चार्जेस सब चीजें अपनी जगह, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है पंजाब में, तो अगर मैंने उसको सराहा तो लोग मुझे पटवारन भी बोलते हैं। मेरे पेज पे आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे।
जब एमक्यूएम ने कहीं कोई बेहतरी है, मुस्तफा कमाल ने कहीं कोई काम किया हुआ है, जब मैं उसको सपोर्ट करती हूँ तो लोग मुझे कट्टर महाजर समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह अगर इमरान खान साहब कुछ अच्छा करते हैं तो मैंने पीटीआई को भी सराहा है। तो मेरा इन तमाम सियासी पार्टी जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मैं उसकी इज्जत जरूर करती हूँ, लेकिन मेरा एजेंडा पॉलिटिक्स में शायद आना नहीं है। आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे अभी शुरू हुए हुए भी शायद 2-2.5 साल से ज्यादा हुए भी नहीं है। मेरी आवाज लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, घरों तक पहुंच जाती हैं मेरे व्लॉग्स, अल्लाह का शुक्र है शायद, और शायद बात में थोड़ा सा दम है, लोगों को समझ आ जाता है। तो मेरा जो मकसद है वो आवाज उठाना ही है, लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि उनके क्या हुकूक है, उनको क्या हक मिलने चाहिए, किन चीजों पे उनका हक है और उनको मांगना पड़ेगा, सही है ना। अगर मैं इतना भी काम कर लेती हूँ ना तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, लोगों को समझ आ गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। और आगे अल्लाह अल्लाह मालिक है कि मैं आगे क्या करती हूँ और क्या नहीं, उसका मुझे वाकई नहीं पता है। लेकिन ये मेरा जो है वादा अपने आप से भी है, अपने घर वालों से भी है, अपने बच्चों से भी है कि अगर मैं कभी कुछ करूंगी तो इस शहर की, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ही करूंगी, चाहे वो किसी वे में भी चला जाए, मुझे कोई अच्छा, एनजीओ लेकिन ज्वाइन करनी यहाँ पे जी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म में कि आप जैसे लोगों की सियासत में या अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने में आने में मुल्क को नुकसान नहीं, फ़ायदा है। हमें पढ़े लिखे नौजवान तबके की ज़रूरत है जो सामने आए। सियासत जो है जिस तरह पेश किया जाता है, सियासत हमारे मज़हब में या उसमें अलाउड है, अगर अच्छी सियासत हो, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले बल्दियाती इलेक्शन में आप हिस्सा लें और अपने इलाके के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ कर लेती हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अचीवमेंट होगी। तो जो सुनने वाले हैं मैं उन सबको बताना चलूँ कि मैं हमेशा इस तरह नौजवान तबके को हमेशा सपोर्ट भी करता हूँ और मैं इन्हीं लोग पे बिलीव करता हूँ, अगर ये लोग सामने आएंगे तो फिर चेंज हो सकता है। जो लोग 30-40 साल से हैं वो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अपनी शुगर और प्रेशर लेवल को भी मेंटेन रखे तो बड़ी बात है। हमें नौजवान तबके की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक किस्सा चला तो चलूंगा, हमारा वहाँ पे टाइम बहुत कम है। एक बादशाह थे जो कराची से भी मुझे याद आ गया, एक बादशाह थे वो बहुत जो है एक दफा उन्होंने अपने वजीर से पूछा कि यार ये हमारी जो अवाम है ये तो कुछ बोलती भी नहीं है, मैं इतनी पाबंदियां लगा रहा हूँ, इतनी चीजें कर रहा हूँ तो कोई रिएक्शन भी नहीं है। तो ऐसे जो है और भी सख्ती करते हैं और भी जैसे उनके हुकूक नहीं दे रहे होते। एक दफा वो डिसाइड ये कर लेते हैं कि फौज को कड़े कर देते हैं, कहते हैं कि यार जो भी सुबह काम पे जाएगा एक एक थप्पड़ खा के जाएगा फौज से ना, जो वहाँ की जो फौज होती है एक एक थप्पड़ खा के जाएगा और उसके बाद जो है वो अपनी जॉब पे जा सकते हैं। तो कुछ महीनों के बाद ये बादशाह के जहन में होता है कि अब अवाम बाहर निकलेगी और अवाम अपने राइट्स के बारे में नहीं परेशान हो जाएगी, वो बोलेंगे ये क्या है, जुल्म है वगैरह। तो कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद जब ये पब्लिक के सामना करते हैं, वो कहते हैं बताएं आपके साथ भी ऐसा मसला जो आप शेयर करना चाहते हैं और मैं आप लोगों को मजाक करना चाहता हूँ। ये उम्मीद रखते हैं कि अवाम बोलेगी कि यार ये जुल्म है, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पब्लिक ने कहा कि बादशाह सलामत, सुबह सुबह जब हम लोग लाइन बना के खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं एक थप्पड़ खाने के लिए, तो कभी कभी ये होता है कि एक सिपाही होता है तो वो थप्पड़ खाते खाते हम लोग काम से लेट हो जाते हैं। तो हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वहाँ जो सिपाही है वो उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि हमारे जल्दी नंबर आए और हम लोग काम से लेट ना हो। तो मुझे कराची के भी हालात कुछ इसी तरह ही लग रहे हैं कि हमारे अवाम जो है वो चाहती नहीं है कि ये हालात अच्छे हो जाएं और ये जो इश्यूज हैं इनको हल किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कराची के अवाम अभी भी डिवाइड हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि यार अंबर दानिश कह क्या रही है, वो ये देख रहे हैं कि अंबर दानिश का ताल्लुक किस कौम से है, किस मजहब से है, किस पार्टी से है। अगर जब तक ये फर्क रहेगा कि अंबर क्या कह रही है तो, और अगर वो समझ में आ गया तो मैं कराची के मसले हल हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अभी मसले हैं, हमारी आने वाली नस्ल इन मसलों को जो है ना देखें, और बल्कि उस वक्त जब हम बुढ़ापे में होंगे तो हमें लगे कि हमारे इलाके में कम्युनिटी सेंटर है, हमारे इलाके में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे इलाके में इवन एज केयर जो सेंटर होने चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया का जो निज़ाम चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों का टाइम नहीं होते अपने वालिदैन के लिए। तो जाते जाते अंबर दानिश कोई पैगाम देना चाहें कराची वालों के लिए और पूरे पाकिस्तान और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए? एक आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि कराची के लोगों के लिए जो आपने बोला कि कराची के लोगों को शायद परवाह ही नहीं है, मैं आपको बोलूं कि कहीं कहीं मुझे लगता है ये भी ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज वाला सीन है कि कराची के लोगों को अभी पता ही नहीं है और उन्हें परवाह नहीं है। जिस दिन की आवाम जाग गई ना और उन्हें अपने जो जो उनसे छीन लिया गया है, जो उनके पास नहीं है, उनके हक जो है उनसे उन्हें उन्हें किस किस
प्रॉब्लम में वो रह रहे हैं जो उनके पास नहीं है, उसके बारे में उन्होंने बात शुरू कर दी, तो शायद वाकई बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि ये 2.5 से 3 करोड़ आवाम जब रोडों पे आ जाएगी ना अपने हक के लिए, तो शायद इनको संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी भी वक्त है, इस शहर के लिए काम कर लिया जाए, कहीं लोग मजबूर ना हो जाएं तकलीफों से कि वो वाकई रोडों पे आ जाएं। ये वो कौम है जो चाहती है कि जियो और जीने दो वाला फंडा है कराची की लोगों का। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी ऐसी हूँ कि आप खुद जी लें, आप हमें भी आराम से जीने दें, आप कराची के लिए काम कर लें। हम कोई भी होगा ना, कोई भी सियासी जमात हो गई, चाहे उसका किसी भी फैक्शन से, किसी भी लसानियत से ताल्लुक है, कराची के लोगों को मसला है ही नहीं। आज पीपल्स पार्टी यहाँ पे डिलीवर कर देना, कराची में अगला इलेक्शन वही ले जाएंगे। आज पीटीआई डिलीवर कर जाए, कराची में अगला इलेक्शन वो ले जाएंगे। भले एमक्यूएम काम कर जाए तो अगला इलेक्शन उनका। तो कराची के लोग चाहते हैं बस काम हो जाए इस शहर के लिए। तो अभी तक तो सो रही है, अगर जाग गई तो मसला हो जाएगा, इसलिए काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, तमाम सामीन का बहुत शुक्रिया, अगर वो इस शो को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे तो फॉलो करते रहें, मेरे पेज को भी जाके देखेगा, शायद कोई बात ऐसी आपके दिल को लग जाए तो शायद आप भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, और ये सबका काम है। अपने हिस्से का दिया हर कोई जलाए, हर कोई बोले जरूर। कहते हैं ना कि जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी एक तरह का जहाद है, तो इस तरह का जहाज सबको करना चाहिए। अच्छा, और हमारे वो तमाम दोस्त जो कि इस वक्त जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि अंबर दानिश का ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है, किसी मजहबी पार्टी से नहीं है। एक नौजवान है, कराची से इनका ताल्लुक है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। और जितने भी हमारी डिस्कशन हुई है, हमने इस शो से पहले कभी भी इस शो की ना क्वेश्चंस ना डिस्कशन कुछ भी नहीं किया, रैंडमली हमने शो किया। और उस पर अगर कोई ऐसी बात अगर अंबर ने की, मैंने की हो जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, तो उसके लिए मदद है। लेकिन हमने कोशिश ये की कि हम अपनी अपनी ओपिनियन दें, हम किसी चीज की ओपिनियन दे रहे हैं। अगर मैं कोई जैसे अगर इतनी जगह मैं होता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ओपिनियन पूरे किसी पार्टी की ओपिनियन है या किसी कौम की ओपिनियन है या किसी तबकी की ओपिनियन है, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैं इतना कहता चल रहा हूँ कि अंबर दानिश ने जो जो बातें कही है, यकीन करें ऐसा लग रहा है कि पिछले 40-50 साल से ये कराची को जो है लीड कर रही है। हालांकि पिछले 2 साल से लीड कर रही है। इनके पास एक सॉलिड जो है क्या कहते हैं रीजन है कराची के में जो इश्यूज हैं, और वो इशू को लाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रही है। एक तरीके से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का टाइम जो है, जो वहाँ टाइम लगाना चाहिए, वो आपके लिए टाइम निकाल रही है। तो वंस अगेन मैंने तो रिक्वेस्ट कर ली है, आप सब जो इनके फॉलोअर है, आप भी रिक्वेस्ट करें कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है ये क्योंकि जब एक इलाके के हालात चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक अगले इलाके में चेंज होंगे। वंस अगेन अंबर दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ ये सिलसिला जो चलता रहेगा और किसी दिन आपसे हम बात करेंगे एजुकेशन पे, क्योंकि कराची बहुत सारे मसले जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सके, इलेक्शन के दिनों हम दोबारा अंबर को दानिश लेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह हाफिज़। और हमारे तमाम दोस्त जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, हमारे अगले प्रोग्राम अगले संडे को ऑस्ट्रेलिया में जो काउंसिल इलेक्शन है उस पर हम लोग हमारा शो होगा, और हमारे लोकल लोग जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, वो हमारे मेहमान होंगे। दीजिए इजाजत, जा रहे हैं, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।